हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसा चल रहा है? एक चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है, और आपने भी खूब मेहनत किया। तो बच्चों, पिछले लेक्चर्स में मैंने काफ़ी कुछ बताया है कि कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का मैंने आपको जो भी मॉड्यूल आपके पास दिया गया है उसके सारे सवाल लगाएंगे, और साथ ही साथ जो है एनसीईआरटी के सवाल को आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने मोबाइल से पेज निकलवा लीजिए, क्वेश्चन भी दे रखा है, सॉल्यूशन भी दे रखा है, उसको एज इट इज तैयार करिए, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मॉड्यूल के सवाल आप सॉल्व करेंगे, और जितने सवाल आप सॉल्व करेंगे तो एक प्रॉपर पेज पर अपना एक कॉपी बना लेंगे मॉड्यूल सॉल्विंग की, उसको लिखते हुए चलेंगे, ठीक है ना, अपना सॉल्व करते हुए चलेंगे। जितने सवाल आपसे नहीं हो पाते हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। जितने सवाल आपसे नहीं हो पाते हैं आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, और 6 जून तक 100% व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है, ताकि जो है 7 जून को जितने भी बच्चों का प्रॉब्लम है मैं आपको लाइन से एक्सप्लेन करूंगा। तो आज एक नया चैप्टर हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। तो नए चैप्टर का नाम है मेटलर्जी। आपके एनसीईआरटी में जो दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ, है ना, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इस तरीके से दे रखा है। तो आप लिखें, हेडिंग डालें, एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल यानी मेटलर्जी। लिखो बच्चों, बच्चों हमारी बात सुनो। ये एक मिट्टी का एक टुकड़ा ले रखा है मैंने, और इसमें क्या है, बहुत सारे मेटल्स हैं या मिनरल्स हैं। मिट्टी का एक टुकड़ा ले रखा है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं। इस मिनरल्स को, इस मेटल को आप सेपरेट कर लेंगे, यानी कि मेटल क्या हो गया हमारा, मेटल हमारा सेपरेट कर लिया, राइट। तो मेटल को सेपरेट कर लिया तो इसको कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस। भाई एक बड़े से अमाउंट से एक छोटा सा पार्ट आपने निकाल दिया, तो इसको क्या कह दिया, दिस वन रिडक्शनल प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसको हमने कह दिया रिडक्शनल प्रोसेस, राइट। अब जो है, जो इसमें इंप्योरिटीज बची हुई है, जो इंप्योरिटीज बची हुई है उसे कहते हैं गैन, राइट। कुछ लोग इसे गैंजू भी कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, गैंजू भी कहते हैं। गैंग सही है, गैंग ये किसी माफिया वाला गैंग नहीं है कि क्राइम करते फिरे, पिस्टल ले ले प्लास्टिक वाली और धाए धाए करते फिरे, ऐसा कोई नहीं है। ये गैंग इंप्योरिटीज है। अगर मिट्टी के टुकड़े से मेटल को हमने अलग कर लिया, किसी मेटल को हमने सेपरेट कर लिया, तो बची हुई जो इंप्योरिटीज है उसको हम गैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैन, या गैंजू भी बोलते हैं। कुछ लोग, कुछ टीचर गैंजू भी बोलते हैं। तो दोनों बातें सही, अपने अपने सही है। तरीका, स्पेलिंग यही है, ये चेंज नहीं होने वाला है। चाहे गैंग बोले चाहे गैंजू बोले, ये आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो इसको जरा ड्रॉ करो। अच्छा, जिसमें ये हमारा क्या है, इंप्योरिटीज है। क्या है बच्चों, इंप्योरिटीज है, राइट। और ये हमारा क्या है, ओर है, यानी ओर्स के अंदर गैंग भी है और मेटल भी है। तो हमें ओर से क्या, मेटल को सेपरेट करना है, बड़े से अमाउंट से छोटा सा पार्ट निकालना है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या है, एक रिडक्शनल प्रोसेस है जिसमें हमें ओर से मेटल को सेपरेट करना होता है। तो स्टेटमेंट लिखवाएं बच्चों, लिखो लिखो बच्चों, मेटलर्जी इज द रिडक्शनल प्रोसेस, मेटलर्जी इज द रिडक्शनल प्रोसेस, मेटलर्जी इज द रिडक्शनल प्रोसेस। नेक्स्ट लाइन से, अनडिजायरेबल इंप्योरिटीज, undesirable impurities
which is present in ores, which is present in ores is known as क्या? गैंग। गेंजू भी कह सकते हो, गेंजू भी कह सकते हो, कह दो कोई दिक्कत नहीं, घर की खेती है, कुछ भी बोलते रहो, लेकिन लिखना यही भाई, ठीक है तरुण, लिखना मेरे लाल यही, ठीक, लिख लिया। नेक्स्ट लाइन से लिख, नेक्स्ट लाइन से लिख, सैंड एंड रॉक मटेरियल, सैंड एंड रॉक मटेरियल, sand and rock material attached with ores, sand and rock material attached with ores is known as matrix। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट लाइन से लिखो, ores are of two types, ores are of two types। पहला टाइप क्या है भाई? कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म ores। दूसरा नेटिव, नेटिव फॉर्म ores। लिखो, लिखा। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो। देखो, आपको 12th में एक चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कुछ एलिमेंट हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को हम लोग मिडिल एलिमेंट मानते हैं, उसी के बेस पर एनालिसिस होती है। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खूब पढ़ेंगे, आपको याद करा देंगे, बिल्कुल रटा देंगे। कुछ एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर होंगे, कुछ एलिमेंट हाइड्रोजन के नीचे होंगे। जो एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर होंगे, जो एलिमेंट ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर होंगे वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, राइट। फ्री कंबाइंड फॉर्म में यानी बहुत सारे आपस में मिल करके पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरीके से मिलके, यानी कि किसी ओर्स में सब मिलके रहते हैं एक साथ, पूरा परिवार बना के रहते हैं एक साथ। और जो नेटिव होता है, नेटिव खास बात क्या होता है, जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं वो फ्री स्टेट में रहना चाहते हैं, भाई हमें किसी से मतलब नहीं। जैसे गोल्ड, जैसे क्या हो गया गोल्ड। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर रहते हैं उनको कहते हैं कंबाइंड फॉर्म, जो हाइड्रोजन के नीचे रहते हैं उनको कहते हैं नेटिव फॉर्म। लिखवाएं बेटा, लिखो लिखो। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, in electrochemical series some elements are present, in electrochemical series some elements are present above the hydrogen, above the hydrogen they forms combined form of ores, they form combined form of ores, combined form of ores, and those element which is present, those element which is present below side of hydrogen in electrochemical series is known as native form, native NATIV, native form of ores। नेक्स्ट लाइन से लिखो, टाइप ऑफ मेटलर्जी। लिखो बच्चों, टाइप ऑफ मेटलर्जी। तो आपकी जो मेटलर्जी होगी वो 3 तरीके की होगी। पहला होगा हमारा पायरोमेटलर्जी। पहला क्या होगा? पायरोमेटलर्जी। दूसरा होगा हाइड्रोमेटलर्जी,
और तीसरा जो होगा हमारा इलेक्ट्रो मेटलर्जी। देख बेटा, पायरो की वर्ड जहां भी यूज करेंगे तो पायरो का मतलब होगा हाई टेम्परेचर। सुन लो बेटा, जब मैं पायरो वर्ड यूज करूंगा, पायरो का मतलब हाई टेम्परेचर। अगर मैं हाइड्रो का यूज कर रहा हूं, हाइड्रो का मतलब ऐसी मेटलर्जी जो कि पानी की प्रेजेंस में सॉल्व हो रही हो, ऐसी मेटलर्जी जो पानी की प्रेजेंस में सॉल्व हो रही हो, राइट। और ऐसी मेटलर्जी जिसमें इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमेटलर्जी। फिर से हमारी बात सुन लो, जिस मेटलर्जी में हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी उसे बोलेंगे पायरोमेटलर्जी। जिस मेटलर्जी में पानी की रिक्वायरमेंट होगी, एक्वस मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, उसको बोलेंगे हाइड्रोमेटलर्जी। और जिस मेटलर्जी में हमें इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोलिसिस की रिक्वायरमेंट हो रही होगी, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमेटलर्जी। एनी डाउट? लिखो पहले। लिखो बेटा, स्टार्ट करो। इन पायरोमेटलर्जी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। इन पायरोमेटलर्जी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड and it is used in the metallurgy of iron, zinc, copper, mercury, right। नेक्स्ट लाइन से लिखो, in hydrometallurgy water is the necessary condition, water is the necessary condition, and it is used for metallurgy of copper, silver and gold, नेक्स्ट लाइन से लिखो, इन इलेक्ट्रोमेटलर्जी electrolysis of elements or electrolysis of metals are required. And it is mainly used for metallurgy of first A group, second A group, first A group, second A group, and aluminium. नेक्स्ट लाइन से लिखो बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखो, स्टेप्स involved in extraction of metal पूरी मेटलर्जी 4 स्टेप पर जो है रोटेट करेगी, और चारों स्टेप को हमें डिटेल में पढ़ना है। पूरी मेटलर्जी 4 स्टेप पर डिपेंड करेगी और सभी को हमें डिटेल में पढ़ना है। इज दैट क्लियर? तो लिखो, स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। पहला लिखो नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। पहला हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, दूसरा लिखो
concentration of ores changes into concentration of ores changes into oxide form. Concentration of ores changes into oxide form. सी पार्ट लिखो, सी लिखो, स्टेप सी, रिडक्शन ऑफ मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल। फोर्थ लिखो, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, है ना। पहला मैंने क्या बताया भाई, पहला मैंने बताया कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है, पहला मैंने क्या बताया कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। नंबर 2 मैंने क्या बताया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, यानी जो कंसंट्रेशन बनेगा, ओर्स मिलेगा कंसंट्रेशन के बाद, उसको ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट करना है। तीसरे नंबर पर मैंने क्या बताया कि जो ऑक्साइड ओर्स मिला उसको रिडक्शन करना है और मेटल को सेपरेट करना है, ऑक्साइड ओर्स से मेटल को सेपरेट करना है। और चौथा जो प्रोसेस है कि जो मेटल के अंदर तब भी अगर कुछ इंप्योरिटीज रह जाती हैं तो उसको मैं रिफाइनिंग करना है। इज दैट क्लियर, यानी कि एकदम प्यूरिफाइड करना है। तो चारों स्टेप को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और यही सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला जो है नंबर 1 पर हमने क्या लिखवाया था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन होता क्या है। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन की बात ये कहते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन की बात कहते हैं, दोनों का स्टाइल अलग अलग है, सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स का मतलब यह हो गया कि कोई मिट्टी के टुकड़े से, किसी मिट्टी के टुकड़े से मेटल को हम सेपरेट कर रहे हैं, मेटल को हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं या इंप्योरिटीज को हटा रहे हैं। तो अगर मिट्टी के टुकड़े से हम गैंग को बाहर कर रहे हैं तो इसका मतलब गैंग को अगर हम बाहर कर रहे हैं तो मेटल जो है प्योर मेटल, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस प्रोसेस को, यानी कि मेटल की वैल्यू को, मेटल की वैल्यू को या कंसंट्रेशन को बढ़ाने को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स। दूसरी बात, यहां पर क्या हो रहा है कि मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यानी कि मेटल इंप्योरिटी से ज्यादा हमको मिल रहा है। दूसरी खास बात क्या है कि मेटल ज्यादा मिल रहा है, इसी वजह से इस प्रोसेस को बेनिफैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेनिफैक्शन, यानी बेनिफिट। बेनिफैक्शन का मतलब बेनिफिट, बेनिफैक्शन का मतलब बेनिफिट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब क्या है कि हम मिट्टी के एक टुकड़े से मेटल को हम सेपरेट कर रहे हैं, मिट्टी के एक टुकड़े से हम मेटल क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, और इसी का नाम दूसरा क्या हो जाएगा, बेनिफैक्शन। मैं लिखवाऊं, लिखो, लिखो बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स means, concentration of ores means removal of impurities, removal of impurities, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, गैंग, removal of impurities, removal of impurities, ब्रैकेट में क्या लिखने वाले हो, गैंग, और concentration of metal increases, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल क्या होगा, इंक्रीजेस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स आल्सो नोन एज, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स आल्सो नोन एज बेनिफैक्शन, BENE, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, BENEFACTION, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स आल्सो नोन एज बेनिफैक्शन, BENEFACTION, बेनिफैक्शन। नेक्स्ट लाइन से लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 हो जाएगा मेरा फिजिकल कंसंट्रेशन, पहला हो जाएगा मेरा फिजिकल कंसंट्रेशन, और दूसरा मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा केमिकल कंसंट्रेशन, ठीक है। एक हमारा फिजिकल कंसंट्रेशन होगा, दूसरा हमारा केमिकल कंसंट्रेशन होगा। लिखो बेटा, फिजिकल कंसंट्रेशन, नंबर 2 लिखो केमिकल कंसंट्रेशन। नंबर 1 फिजिकल कंसंट्रेशन, नंबर 2 केमिकल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट लाइन से लिखो,
physical concentration are of three types. Physical concentration are of three types. Physical concentration are of three types. ठीक है. First, physical concentration are of three types. नंबर एक होगा gravity separation. Gravity separation. नंबर दो होगा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. तीसरा जो होगा मेरा मैग्नेटिक सेपरेशन. ये हमारे फिजिकल कंसंट्रेशन के तीन टाइप हैं. ठीक है बेटा. पहला होगा ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. तीसरा होगा मैग्नेटिक सेपरेशन. फटाफट लिखेंगे. लिखा बच्चों? लिखा बच्चों? अब है लो ग्रेविटी सेपरेशन. ग्रेविटी सेपरेशन. अब सुन मेरी बात. एक इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से होता है. ठीक है. एक इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से होता है और ये जो है कंटेनर मैंने बना रखा है. ध्यान से देखना. इसमें जो है मैंने ओर्स को डाल दिया. क्या कर दिया? ओर्स को डाल दिया. जैसे ओर्स को डाल दिया तो ओर्स जो है ये आपका व्हील टाइप का स्ट्रक्चर है. तो जैसे ही इसमें ओर्स आएगा यहां से आता हुआ, ठीक है, और इसमें रोटेट करता हुआ नीचे की साइड में गिर जाएगा और कुछ ओर्स जो है सेपरेट होकर बाहर निकल जाएंगे. अच्छा, जो इस रोल से घूमता हुआ रोटेट होता रहेगा, जो रोल से नीचे गिर जाएगा इसका वेट ज्यादा होगा, यानी ग्रेविटी क्या होगी? ज्यादा होगी. तो ये जो मेटल है, जो मेटल होगा उसमें ग्रेविटी ज्यादा होगी. क्या होगी बच्चों? ग्रेविटी मैक्सिमम होगी. स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं ज्यादा होगी. ग्रेविटी मैक्सिमम, वेट ज्यादा होगा. और जो इंप्योरिटीज है, जो हमारी इंप्योरिटीज है उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी, वो फ्लो के साथ बाहर चला जाएगा. और जिसमें ग्रेविटी ज्यादा हो यानी मेटल वहीं पे गिर जाएगा, इस व्हील के नीचे ही गिर जाएगा और ओर्स आपका सेपरेट हो जाएगा. तो कहने का मतलब यह हो गया कि जो ग्रेविटी सेपरेशन है वो डिपेंड करेगा ओर्स और मेटल के स्पेसिफिक ग्रेविटी पर, यानी इनडायरेक्ट में कहो मास पर. जो भारी ज्यादा होगा वो वहीं गिर जाएगा, यहीं पर गिर जाएगा, और जो हल्का होगा, जो इंप्योरिटीज होगा, गैंग होगा, वो बाहर निकल जाएगा. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटी सेपरेशन. इसी का एक नाम और भी है. इसी का एक नाम और भी है. इसको बोलते हैं लेविगेशन. क्या बोलते हैं? लेविगेशन. अच्छा, एक बात और सुनना ध्यान से. इसमें क्या होता है? इस केस में यहां पर वाटर को ऐड किया जाता है. वाटर की एक फ्लो होती है. वाटर की फ्लो ही इस ओर्स को जो भी आप डालते हो यहां से फ्लो करके रोटेट करके यहां कर लाती है. ऐसा नहीं है कि डालते ही अपने आप यहां आ जाएगा. ऐसा नहीं है कि ओर्स को जैसे ही मिट्टी को आपने डाला तुरंत इसके पास आ जाएगा. यहां पर जैसे ही डालेंगे ये पानी का फ्लो होगा, उसको घुमा के यहां तक लाएगा. ठीक है. जैसे ही पानी यहां तक लेके आया, जितना भारी होगा वो नीचे गिर जाएगा और जो हल्का होगा पानी के फ्लो के साथ बाहर चला जाएगा. ठीक है. तो वाटर का मैं यूज कर रहा हूं, तो वाटर को यूज करने की वजह से इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहेंगे. हाइड्रोलिक वॉशिंग. वॉशिंग का मतलब धोना, यानी कि मेटल को ओर्स से हमने धो करके अलग कर लिया. मेटल को ओर्स से धो करके अलग कर लिया, तो इस प्रोसेस को हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहेंगे. इज दैट क्लियर? तो पहले फिगर ड्रॉ करो छोटा सा. लिखो आए, लिखो. ग्रेविटी सेपरेशन आल्सो नोन एज लेविगेशन. LEVI लेविगेशन. और हाइड्रोलिक वॉशिंग. हाइड्रोलिक वॉशिंग. हाइड्रोलिक वॉशिंग है ना. फुल स्टॉप. इट इज डिपेंड ऑन specific gravity of, it is depend on specific gravity of ores
एंड गैंग्स। ओर्स एंड गैंग्स। नेक्स्ट लाइन से लिखो, ग्रेविटी सेपरेशन यूज फॉर, ग्रेविटी सेपरेशन यूज फॉर हेमेटाइट, हेमेटाइट एंड मैलेकाइट्स, हेमेटाइट एंड मैलेकाइट्स, राइट। नेक्स्ट नंबर 2 लिखो, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसका मैं फिगर बना रहा हूं, ये फ्रॉथ है, झाग बोलते हैं इसको। ये इससे एयर पास होगी, जो आपका एयर निकल रहा है, यानी एयर इसमें ऐड होगा। ड्रॉ कर लिया, लिखो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स, अंडरलाइन कर लेना, यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स, अंडरलाइन कर लेना, है ना, सल्फाइड ओर्स, ठीक है। एंड इन दिस प्रोसेस सल्फाइड ओर्स soluble in oils, ये क्या है, ये क्या है, ऑयल्स, सल्फाइड ओर्स soluble in oils and impurities or gang are soluble in water। अब देखो, सल्फाइड ओर्स को मैंने इसमें डाल दिया, तो सल्फाइड ओर्स जो है यहां पर आपका सल्फाइड ओर्स रुकेगा, यानी यहां पर क्या रुकेगा, सल्फाइड ओर्स, और इसकी इंप्योरिटीज कहां आ जाएगी, यहां पर, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, गैन या गैंजू। तो सल्फाइड ओर्स की जो इंप्योरिटी, जो भी ओर्स लिया जाएगा उसका सल्फाइड वाला पार्ट तो इसी में रुक जाएगा और इसकी इंप्योरिटी इसमें आकर कलेक्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? नोट करो, फिगर को नोट करते हुए चलो, लिख लिया बेटा? नेक्स्ट लाइन से लिखो, दिस प्रोसेस बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन फिनोमिना, दिस प्रोसेस बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन फिनोमिना। बच्चों मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, एडजॉर्प्शन एक चैप्टर आपको इस साल पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री का, ये होता है एडजॉर्प्शन। पहले सुनो, स्पेलिंग देख लो, ADSORPTION। एक चौक को ले लिया मैंने, जिस चौक से मैं लिख रहा हूं उसको मैंने ले लिया। अगर इसको मैंने मान लिया जाए कि इंक के अंदर डाल दिया, ब्लू इंक के अंदर या ब्लैक इंक के अंदर डाल दिया, राइट, समझना। इस चौक को लेने के बाद अगर ब्लू इंक या ब्लैक इंक में डाल दिया, ठीक है, और अगर ये मान लिया ब्लू इंक में डाल दिया, तो ब्लू इंक इसके सरफेस पर लगा हुआ है, अगर केवल सरफेस पर लगा हुआ है तो हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। कॉपी के ऊपर लिखना है,
और अगर इंक जो है अंदर पहुंच गया, अगर इंक अंदर की साइड में पहुंच गया तो बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। और डिटेल में हम लोग अगले चैप्टर में आएंगे जब पढ़ाएंगे। तो ये मैंने अंतर बताया कि एबी कब लिखते हैं और एडी कब लिखते हैं। जरा लिखो इसको। लिखा बेटा? इस प्रोसेस के लिए मैं कुछ टर्म यूज करने चल रहा हूं। देखो ए लिखो, ए लिखो। फ्रोथर, FROATHER, फ्रोथर, FROATHER लिखो। फ्रोथर रिड्यूस, फ्रोथर रिड्यूस, फ्रोथर रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, फ्रोथर reduce surface tension of water, फ्रोथर reduce surface tension of water. Some best example of frothers are pine oil, pine oil, pine oil, comma eucalyptus oil, eucalyptus oil, comma camphor oil. B लिखो कलेक्टर्स, COLLECTOR, B लिखो कलेक्टर्स, COLLECTOR, कलेक्टर्स। कलेक्टर्स में लिखो it is also known as floating agent, and it make pores hydrophobic, ओर्स जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। एक होता हाइड्रोफोबिक, एक होता हाइड्रोफिलिक। सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइड्स में ये भी वर्ड्स क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन से लिखो सोडियम एथिल जैंथेट, अंडरलाइन कर लेना, सोडियम एथिल जैंथेट, XANTHATE, सोडियम एथिल जैंथेट is the best example of collectors. C लिखो फ्रोथ स्टेबलाइजर, यानी ऐसे एजेंट जो कि झाग को मेंटेन रखेंगे, इस फ्रोथ को मेंटेन रखेंगे ताकि ये कम ना पड़े। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? फ्रोथ स्टेबलाइजर। मेरी बात समझ में आ रहा? लिखो फ्रोथ स्टेबलाइजर increases life of air bubble which increases stability of froth. अगर इससे जो है इससे एयर निकलता रहेगा, अगर इससे एयर निकलता रहेगा, जो एयर गया हुआ है इससे एयर निकलता रहेगा तो यहाँ बबल खूब बढ़िया बनता रहेगा, झाग मेंटेन रहेगा। ठीक है ना? तो इसी क्या बोलेंगे हम? फ्रोथ स्टेबलाइजर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लाइन से लिखो some best example of froth stabilizer are क्रिसॉल, ये एक अल्कोहल होता है, एरोमेटिक अल्कोहल होता है बच्चों। क्रिसॉल, एनिलीन, एमाइंस। डी पार्ट में आ जाओ, डिप्रेसेंट।
डी पार्ट में आ जाओ, डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट का मतलब होता है डिप्रेस करना। डिप्रेसेंट का मतलब होता है डिप्रेस करना। बच्चों, मैंने आपको एक बार पहले ही लाइन में लिखवा दिया कि फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में 2 सल्फाइड ओर्स लिया गया है, अगर किसी क्वेश्चन में 2 सल्फाइड ओर्स लिया गया है, तो डिप्रेसेंट क्या काम करता है, एक सल्फाइड के साथ, एक मेटल सल्फाइड के साथ अपना कॉम्प्लेक्स बना करके इस झाग में इकट्ठा हो जाएगा, यानी इसमें जाकर के सॉल्वेबल हो जाएगा, और दूसरा उसको सेपरेट कर लेगा। तो डिप्रेसेंट के लिए हम लोग जो यूज करते हैं साइनाइड के कंपाउंड, पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड का यूज करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि साइनाइड की एक टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है। तो साइनाइड किसी एक सल्फाइड के साथ, किसी एक मेटल सल्फाइड के साथ अपना कंपाउंड बना लेता है और दूसरे को सेपरेट कर देता है। तो डिप्रेसेंट का यूज हम जब ही करेंगे जब हमें किसी क्वेश्चंस में 2 सल्फाइड के केस दिए गए हों। अगर उसने कहा कि एक मेटल सल्फाइड के लिए हम जो प्रोसेस यूज करेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। लेकिन अगर मैंने 2 सल्फाइड के सॉल्ट ले रखे हैं, 2 सल्फाइड के कंपाउंड ले रखे हैं, तो उसमें करना क्या होगा, इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर हमें थोड़ा सा डिप्रेसेंट मिलाना होगा। डिप्रेसेंट के लिए हम या तो केसीएन लेंगे या NaCN लेंगे, और उसमें खास बात क्या होगा, NaCN और KCN के अंदर जो साइनाइड होगा उसकी खास बात क्या होगी, उसमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी कॉम्प्लेक्स बनाने की। इस वजह से हम सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड का ज्यादा यूज करते हैं इन द केस ऑफ डिप्रेसेंट। इज दैट क्लियर? लिखो बच्चों, separation of different sulfide ores, separation of different sulfide ores by the help of depressant like NaCN, sodium cyanide। ब्रैकेट में लिखो, cyanide ion contain strong tendency, cyanide ion contain strong tendency of complex formation. So if two different sulfide are taken, like PbS plus ZnS, then sodium cyanide depressant are used. It reacts with ZnS, then they forms Na2 ZnCN का whole 4, Na2 ZnCN का whole 4 as a complex, and PbS are separated. रिएक्शन लिखो बेटा बोर्ड से फटाफट। नेक्स्ट लाइन लिखो, मेटल सल्फाइड आर
हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी में डिजोल्व ना हो, हाइड्रोफिलिक का मतलब पानी में डिजोल्व हो जाए, हाइड्रोफोबिक का मतलब फोबिया, डिजोल्व नहीं होगा। लिखो मेटल सल्फाइड आर हाइड्रोफोबिक एंड नॉट वेटेड, पानी में घुल जाना मतलब थोड़ा सा पानी का टच हो जाना, नॉट वेटेड बाय वाटर। दूसरे पेन से लिखो, दूसरे पेन से लिखो, कॉपर सल्फेट इज यूज्ड एज एक्टिवेटर्स, है ना, कॉपर सल्फेट यूज्ड एज एक्टिवेटर्स, इट reconvert cyanocomplex of zinc into ZNS। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में अगर मैं कॉपर सल्फेट डाल दूं तो कॉपर सल्फेट किसका काम करेगा, एक्टिवेटर का, राइट। तो इस कॉम्प्लेक्स को फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा, जिंक में, जो कि यहां लिखा हुआ है। देखो बच्चों, लिखा। थर्ड लिखो मैग्नेटिक सेपरेशन, लिखो मैग्नेटिक सेपरेशन आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन जैसा नाम से दिख रहा है, जैसा कि नाम से दिख रहा है, अगर कोई इंप्योरिटीज मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, किसी मान लिया जाए कि बहुत सारे मेटल का मिक्सचर ले रखा है और मैग्नेट लेकर के आए, तो बहुत सारे मेटल उस मैग्नेट पर चिपक जाएंगे और दूसरे मेटल को सेपरेट कर देंगे। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना। मान लिया कि बहुत सारे लोहे रखे हुए हैं और मिट्टी रखा हुआ है, मिट्टी जान रहे हो, बहुत सारी मिट्टी में थोड़ा सा लोहे के पार्टिकल मिलाकर रख दिया हमने, और जैसे ही मैग्नेट लेकर के आए तो लोहा क्या होगा, मिट्टी से क्या होगा, फटाफट मैग्नेट से चिपक जाएगा और मिट्टी क्या हो जाएगा, नीचे रह जाएगा। तो मिट्टी किसकी तरह काम कर रहा है, गैंग की तरह, और ये क्या हो गया, मेटल से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन, राइट। तो लिखो बच्चों, मैग्नेटिक सेपरेशन आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट लाइन से लिखो SNO2 having the impurities of FeWO4 iron tungstate, FeWO4 iron tungstate are separated by this process। नेक्स्ट लिखो क्रोमाइट, CHROMITE, क्रोमाइट, ब्रैकेट में लिखो FeO डॉट Cr2O3 ब्रैकेट बंद, FeO डॉट Cr2O3 ब्रैकेट बंद, having impurities of SiO2, separated by this process। नेक्स्ट लाइन से लिखो दूसरे पेन से SNO2 ब्रैकेट में लिखो कैसेराइट, ब्रैकेट में लिखो कैसेराइट, CASSITERITE ब्रैकेट बंद, इज diamagnetic in nature but its impurities are paramagnetic। नंबर 2 लिखो, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 लिखो केमिकल कंसंट्रेशन। लिखो बेटा, केमिकल कंसंट्रेशन आल्सो नोन एज केमिकल सेपरेशन और लीचिंग।
लीचिंग, LEACHING। अब लीचिंग का मतलब क्या है? और लीचिंग, अब लीचिंग का मतलब क्या है? एक लाइन और लिखो। दिस प्रोसेस यूज्ड फॉर एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। अब यहां सुनो, लीचिंग का मतलब क्या है? देखो बेटा, बहुत सारे मेटल पर्टिकुलर एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। बहुत सारे मेटल पर्टिकुलर एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। मतलब कि अगर मैंने एल्युमिनियम ले लिया, तो एल्युमिनियम को डिसॉल्व करने के लिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट है, राइट? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में ही वो डिसॉल्व होगा। एल्युमिनियम को लेने के बाद अगर मैं पानी में डाल दूं और उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो पर्टिकुलर मेटल डिसॉल्व इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, और इसी को हम बोलेंगे लीचिंग। क्या बोलेंगे बेटा? लीचिंग। लिखो एक लाइन। पर्टिकुलर मेटल dissolve in particular solvent which is known as leaching,